अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आँख खुली किसी की कि नहीं? खुल गया मैम। बहुत कम स्ट्रेंथ होती है अब आप लोगों की ना, शायद ये रमज़ान की वजह से और रमजान फिर की वजह से ही। यकीनन। चलिए, तो आप लोगों के पास, सबके पास पीडीएफ तो है ना उसका? जी कल हो गया था शेयर। ओ, थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। गी डी मोपसां, ये इसका नाम जो है बहुत ही अनयूजुअल सा, स्ट्रेंज सा नेम है। He was a French novelist and a short story writer. He was born in 1850 in Paris and also died in 1893 in Paris. At the age of 11, his parents separated, unfortunately, as it happens with most of the families, English, French, or Western families, because separation is something mandatory in the life of those people. So his mother uh, brought him up, and his mother also met with a boyfriend named Flaubert, who supervised his early writings, but that was also became his mentor later. Then he also did some civil service as a clerk in from 1872 to 1880. And after that, he started writing again. Before that, he was writing in newspaper columns, or he was writing about the social circumstances, or basically his जो area था इसका, that was definitely the moral area that he was used to write. But most of the time he started writing at a very early age, and at a very early stage, I should say, too. So his novels, his short stories were taken by the people in a very appreciative way. Apart from his short stories and novels, he also wrote some plays. Well, he wrote three plays mostly, and they were most famous plays. And the first play he wrote, Pere et John, that was in 1888. And after that, because there were many writers coming ahead after Guy de Maupassant, so his value, his importance of writing became declining considerably. लेकिन आज भी इसके जो काम, जो शॉर्ट स्टोरीज इसने लिखी हैं, सबसे ज़्यादा ये जो अपनी जिस वजह से ये फेमस है, वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज की वजह से है। मैं हमेशा क्यों कहती हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा फेमस कराती हैं किसी राइटर को, वो इस वजह से क्योंकि एक तो ये शॉर्ट होती है, दूसरी ये जो एक कंक्लूजन बेस्ड होती है, और इसका फौरी तौर पर कंक्लूजन निकल आता है। फिर राइटर उसको, रीडर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती खुद आंसर निकालने के लिए, खुद किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। सो इट इज़ the thing that makes a writer famous, makes a person, makes an author more famous than ever. अब थोड़ा सा इसका शॉर्ट स्टोरी का रिव्यू ले लेते हैं, फिर इसकी हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Necklace by Maupassant is
एग्जैक्टली डिस्टिंग्विशेस सम क्वालिटीज, बल्कि कुछ ऐसी क्वालिटीज को डिस्प्ले करती है जो कि राइटर को, ऑथर को बाकी शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में से डिस्टिंग्विश करती है। ये एक ऐसा प्लॉट और ऐसा सुपीरियर वर्क है जिसके थ्रू राइटर कुछ रिचनेस और फाइननेस दिखाता है कि किस तरह लाइफ इंसान के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने ही किसी काम की वजह से उसके हाथों से निकल जाती है। इंसान की कुछ ऐसी प्रेडिकेमेंट्स होती हैं जो उसकी मॉरल और सोशल प्रॉब्लम्स को पहले से ज्यादा बढ़ा देती हैं। इंसान बाज़-औक़ात अपने ऊपर आने वाली कोई ना कोई ट्रेजेडी का खुद सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। तो इसमें जो हम मेन कैरेक्टर पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी के अंदर, जो कि लेडी है, बेसिकली शी इज द प्रोटैगनिस्ट, द हीरो और हेरोइन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो वो अपने ही किसी न किसी स्ट्रिंजेंट प्रॉब्लम की वजह से अपनी लाइफ के प्रेशियस ईयर्स वेस्ट कर देती है। और अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मैंने उस दिन भी बताया था, जो क्योंकि फीमेल है तो फीमेल की नेचर के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा कि फीमेल सम टाइम अपनी पॉम्प और ग्रैंडर के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी कर जाती हैं और फिर बाद में नुकसान भी उठाती हैं। इसमें एक और चीज बहुत प्रोमिनेंट है, वो है डेस्टिनी, किस्मत, फेट, कि इंसान कुछ भी कर ले जो उसकी डेस्टिनी में लिखा गया है वो उसे जरूर मिलेगा। इस पे हम बाद में बहस करेंगे क्योंकि कुछ लोग डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, और जो बिलीव करते हैं मैं उनसे भी पूछूंगी। जो बिलीव नहीं करते, जब हम ये शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे उन्हें भी बताना होगा व्हाई दे डोंट बिलीव इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। She was one of those pretty charming young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। पहली लाइन में ये बताया जा रहा है, एक ऐसी लेडी जो किसी गरीब घराने में पैदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने, पहली लाइन से उसकी डेस्टिनी की बात कर रही है, मुकद्दर ने, किस्मत ने उसे एक ऐसे घर में पैदा किया जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली थी। वो हमेशा से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट करती थी बिकॉज शी वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी, और अपनी जैसी बाकी रॉयल लेडीज को जब वो देखती थी, ऑल्दो दे वर ब्यूटीफुल टू, तो उसे लगता था कि खूबसूरती भी तब आपकी ज्यादा चमक दमक दिखाती है, ज्यादा ग्रैंडर बनती है जब आपके पास पैसा होता है, व्हेन यू आर रिच। और रिच बनने की जो ख्वाहिश औरतों के दिमाग में है वो इस लेडी के दिमाग में भी थी, जिसका नाम हम आगे मैथिल्डा के नाम से पढ़ेंगे। और पैदा वो किस फैमिली में हुई? एक क्लर्क्स की फैमिली में। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, appreciated, loved, and married by a man, either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of Board of Education। जिंदगी में उसने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन मुकद्दर ने उसे कहाँ पहुंचाया? ना उसको डॉरी उस तरह से मिली, ना ही वो उस तरह से फेमस हो सकी जिस तरह से रॉयल लेडीज फेमस होती हैं। साथ साथ उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी किसी दूसरे को करने दिया कि उसने शी गॉट मैरिड विद अ पैटी क्लर्क। पैटी का मतलब है यहाँ पे एक छोटे से लेवल का क्लर्क जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, बोर्ड में काम करता था। She was simple, not being able to adorn herself, but she was unhappy as one out of her class, for women belong to no caste, no race, their grace, their beauty and their charms serving them in the place of birth and family। Although बहुत ज्यादा अपने आप को बनाव सिंगार करने की आदी नहीं थी, लेकिन अपनी जिंदगी से बड़ी नाखुश थी। क्यों नाखुश थी? क्योंकि मोस्टली जो औरतें फेमस नहीं होती है, इस तरह की जो मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की फीमेल्स होती हैं, उनके बारे में कोई भी राय नहीं रखी जाती। आई मीन उनकी ना तो ग्रेस देखी जाती है, ना ब्यूटी, ना वो चार्म जो रॉयल लेडीज का होता है, ना ही वो किसी बल्कि उनके ख्याल में तो गरीब बंदा किसी नस्ल से भी ताल्लुक नहीं रखता होता। Their inborn fineness, their instinctive elegance, their suppleness of wit, and their only aristocracy, making some daughter of the people the equal of great ladies। ग्रेट लेडी के इक्वल एक चीज क्या बनाती है किसी दूसरे को? सपलनेस ऑफ विट,
एरिस्टोक्रेसी जो क्लास थी एलीट क्लास थी, जिसको आप अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो ऑलमोस्ट एलीट क्लास को टच करने जा रही होती है अपनी मनी में और वेल्थ में। तो ऐसी बेटियां मोस्टली उन ग्रेट लेडीज के इक्वल आने के लिए बड़े ही पर तोलती हैं, क्योंकि पैसा दूसरों को एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश बनाता है, और मैथिल्डा जो थी वो हमेशा से पैसे के पीछे भागने वाली औरत थी। तो वो रॉयल लेडीज के इक्वल आना चाहती थी। उसे अपनी अपनी जिंदगी से वो डिससेटिस्फाइड थी कि क्यों उसके पास भी बड़ा सा घर और गाड़ी और वो शान शौकत नहीं है जो बाकी रॉयल लेडीज के पास होती है। क्यों अपनी जिंदगी की का इतना इम्पोर्टेंट जो स्टेप था वो उसने एक पैटी क्लर्क के नाम कर दिया। She suffered incessantly, feeling herself born from all delicacies and luxuries. बहुत सफर करती थी। वो कहती थी कि मैं लग्जरीज के लिए पैदा हुई हूँ, मैं इस तरह के छोटी मोटी जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुई। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls, the worn chairs and faded stuffs. घर का फर्नीचर, वॉल्स, हर चीज उसे shabby मीन गंदी लगती थी। All these things which another woman of her station would not have noticed tortured and angered her. हर चीज बाकी औरतें जब गौर करती थी या ये शायद उन्होंने नोटिस ना किया हो, वो इसे गुस्सा दिलाती थी जब ये किसी और की चीज बहुत अच्छी देखती थी। The sight of the little Breton who made this humble home awoke in her sad regrets and desperate dreams. जो लिटिल ब्रैटन जिनका ये घर था, जिनसे अपार्टमेंट था इनसे पहले, जिन्होंने ये अपार्टमेंट बनाया था, तो ये जब भी उनके बारे में सोचती थी तो ये रिग्रेट फील करती थी कि वो जाते हुए ये अपार्टमेंट इनके हवाले क्यों कर गए, और ये जो इसका हस्बैंड है उसको बाद में उसने ये अपार्टमेंट खरीद लिया। She thought of quiet antechambers with their oriental hangings lighted by high bronze torches, and of the two great footmen in the short trousers who sleep in the large armchairs, made sleepy by the heavy air from the heating apparatus. वो सोचती क्या थी, बड़ा सा घर हो, उस पे हर तरफ चैम्बर्स बने हो और खामोश कमरे हो, उसके ऊपर पर्दे लटक रहे हो, हर तरफ रोशनी हो उनके ऊपर और ब्रॉन्ज कलर की, और फिर गार्ड खड़े हों हर तरफ, ताकि वो उसका लाइफस्टाइल है उसको मजीद जिस तरह से एक हीटिंग अपरेटस के साथ का मतलब है कि उसकी ख्वाहिश, उसकी डिजायर को मजीद बढ़ा देती थी ये चीज। She thought of large drawing rooms hung in oil silks, of graceful pieces of furniture carrying bric-a-brac of inestimable value, and of the little perfumed coquettish apartment made for 5 o'clock chats with most intimate friends, men known and sought after, whose attention all women envied and desired. और क्या ख्वाहिशें थी इसकी कि हर तरफ जहाँ भी फर्नीचर के, जैसे अक्सर बड़े बड़े घरों में फर्नीचर के छोटे मोटे पीसेस वॉल हैंगिंग की तरह भी लगाए जाते हैं, फिर बड़े बड़े टेबल हों उस अपार्टमेंट में खाने के, और खाने के टेबल से मुराद ये है कि बहुत बड़ा टेबल हो, डाइनिंग रूम हो, और 5 बजे जहाँ पे वो अपने दोस्तों को बुलाए और उनके साथ चैट करे, फिर उन डिजायर उन मैन को भी बुलाए जो फ्रेंच सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा थी ये चीज। ये जो आपको बॉल पार्टीज का जो कॉन्सेप्ट आया है या बैले पार्टीज हैं, ये फ्रेंच से आया है। और एक मैस्करेड पार्टी जिसको आप कहते हैं, जिसमें हर कोई मास्क पहनता है, स्पेशली लेडीज मास्क पहनती है, एक वो क्या उसको कहते हैं, वो आंखों पे रखती हैं वो ग्लासेस से, डेकोरेटिव ग्लासेस, ये मैस्करेड पार्टी कहते हैं इसको, मास्क पार्टी, जिसमें हर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा कर दूसरे से मिलता है। तो ये पार्टीज भी सब फ्रेंच से आई हुई हैं। तो वो ये चाहती थी कि बड़ी बड़ी पार्टी कराए जिसमें उन मर्दों को भी बुलाए जिनके साथ की ख्वाहिश मुख्तलिफ औरतें हमेशा से करती हैं। When she seated herself for dinner before the round table, where the tablecloth had been used 3 days, opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, good pot pie, I know nothing better than that," she would think of the elegant dinners of the shining silver, of tapestries peopling the walls with ancient personages and rare birds in the midst of fairy forest,
She thought of the exquisite food served on marvelous dishes, of the whispered gallantries listened to with smile of Sphinx while eating the rose-colored flesh of the trout or a chicken's wing. उसके हस्बैंड अपने हस्बैंड के सामने जब वो डिनर के टेबल पे बैठी होती थी और वो किसी भी डिश को देखकर कहता था आज तो बहुत मजे की ये जो पॉट पाई है ये बना है, तो वो उसका ध्यान अपने हस्बैंड की तरफ होता ही नहीं था। वो तो एक ऐसा घर चाहती थी जहाँ पे हर तरफ खाने के टेबल के ऊपर टपेस्ट्रीज कहते हैं, हाथ से कढ़ाई की हुई चीजें, और वो उसके ऊपर कपड़े हों और उसके इनके घर के बाहर एक बड़ा सा फॉरेस्ट हो जहाँ पे ना सिर्फ उसे अपनी जिंदगी की हर वो आसाइश मिले बल्कि बेशुमार किस्म के खाने सामने पड़े हों, जिसमें साथ जो फॉरेस्ट है वहां से परियों की आवाजें आती हों। यहाँ पे जो स्फिंक्स है ये सुपर नेचुरल बीइंग को कहते हैं, और फिर उसमें उसके सामने एक पॉन्ड हो जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की फिश जो हैं वो स्विम करती हैं और वो अपनी खाने के टेबल पे चिकन विंग पड़े और वो उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हो। तो वही जो मैंने बताया था कि वो जो आपने ड्रामा देखा था, क्या नाम था उसका, मुझे तो नाम भूल जाता उसका, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था लास्ट ईयर, क्या मैम नाम मेरे था? हाँ, मेरे पास तुम हो। वो अब मैं जब भी वो ड्रामा, मैंने तो खैर वो देखा नहीं इतना, जब पूरे पाकिस्तान ने देख लिया था मैंने तो उसके बाद देखा था कि इसमें है क्या इतना। तो वो जब भी मैं उसके स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड देखती तो मुझे हमेशा मैथिल्डा याद आती थी कि ये तो सारी की सारी उसकी जो उसका लाइफस्टाइल, जिस तरह का वो मैविश चाहती है उस तरह का लाइफस्टाइल मैथिल्डा चाहती थी। तो जो आजकल के खैर ड्रामा राइटर्स हैं ये बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को किसी न किसी बुक या ड्रामे को किसी न किसी बुक या शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर होकर भी लिखते हैं। वो और बात है कि बाद में उसकी मिडिल बिगेनिंग या फिर एंडिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं। So Matilda was basically an unhappy married woman who was not satisfied with what his husband was earning. She was uh, she was not at all satisfied with the lifestyle he was giving her. She wanted a luxury lifestyle which he was unable to give her. She had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things. She felt that she was made for them. She had such a desire to please, to be sought after, to be clever and courted. वो कहती थी कि मेरी जिंदगी इस तरह खत्म होने के लिए नहीं बनी। मेरी जिंदगी तो खुश रहने के लिए, कोई मेरे लिए भी मुझे भी ढूंढने की कोशिश करे और मैं भी उन कोर्ट जैसी उन रॉयल लेडीज की तरह, यहाँ पे कोर्टेड से मुराद है प्रपोज करना, मैं भी उनकी तरह के विटी और लॉजिकल रिमार्क्स बोलूं और हर कोई मुझे सुने और मुझे अप्रिशिएट करे जिस तरह से रॉयल फैमिलीज को अप्रिशिएट किया जाता है। रॉयल्टीज का जितना भी ये कंसेप्ट आया है अब तक, जो आज भी आप इंग्लैंड में देखते हैं, इंग्लैंड ने भी ये कंसेप्ट फ्रेंच से लिया है। इंग्लैंड से भी पहले फ्रेंच सोसाइटी दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड और मॉडर्न सोसाइटी थी। इंग्लैंड के पास तो अपनी कोई हिस्ट्री ही नहीं है, ये तो बेचारे लूटे पुटे थे जिस तरह से हम 1947 में उठ के आ गए। ये इंग्लैंड के ऊपर भी फॉन इन्वेजन के बाद इंग्लैंड के ऊपर भी इनका कब्जा था। इंग्लैंड के ऊपर इटालियंस का कब्जा रहा है, इनके ऊपर लैटिन का कब्जा रहा है, जर्मन्स का रहा है। तो ये इंग्लैंड हमेशा से फ्रेंच को कॉपी करता आया है, जिस तरह फिर अमेरिका इंग्लैंड से आजाद होने के बाद बहुत हद तक ब्रिटिश को कॉपी करता रहा है। तो किसी का भी अपना कल्चर नहीं है। तो ये जितनी भी आपको फ्रेंच आज भी इंग्लैंड की लेडीज रॉयल फैमिली की नजर आएंगी, ये सारे का सारा इन्होंने कल्चर फ्रेंच से अडॉप्ट किया हुआ। जितनी भी पार्टीज के नाम हैं आज तक जो बड़ी बड़ी फैमिलीज पार्टी देती हैं, ये सब फ्रेंच से आए हुए हैं। इवन फ्रेंच कर्टन्स, फ्रेंच विंडोज, फ्रेंच फ्लावर्स, फ्रेंच वाजेस, हर चीज का नाम एलिगेंस के लिए, खूबसूरती के लिए, होम डिकोर के लिए, जो चीज फ्रेंच की थी वो कहीं और नहीं पाई जाती थी। ये लोग अपने डेकोरेट करने में और एलिगेंस में सबसे आगे थे। She had a rich friend, a schoolmate at the convent. जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, कॉन्वेंट स्कूल जो होता है ये चर्च के साथ स्कूल बनाया जाता है और इसमें मोस्टली वो बच्चे पढ़ते हैं जो कि जिनकी फैमिलीज रिलीजियस माइंडेड होती हैं या फिर
कोई ना कोई चर्च के साथ जिनका कोई ना कोई ताल्लुक रहा होता है, जैसे पादरी हैं या फिर कोई क्लर्क हैं चर्च वगैरह के, तो वो अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल्स में भेजते हैं। लेकिन वो इसलिए भी इसकी स्कूलमेट जो थी उसका फादर प्रीस्ट था, अमीर था, तो वो इसके साथ कॉन्वेंट में पढ़ती। तो एक ही इसकी दोस्त थी जो कि बहुत अमीर थी, whom she did not like to visit. She suffered so much when she returned, and she wept for whole days from chagrin, from regret, from despair and disappointment. क्या ख्याल है, वो क्यों नहीं मिलना चाहती थी अपनी दोस्त से? अमीर दोस्त से कौन नहीं मिलना चाहेगा? जो खुद अमीर बनना चाहता है। मैम उसको उससे मिलके नमोशी होती होगी। मतलब एक हसद होता है ना, तो चैगरीन कहते हैं तैश में आ जाना, शर्मिंदगी होना किसी के सामने, यानी कि अमीर के सामने जिस तरह से गरीब को शर्मिंदगी होती है, तो ये उसके सामने आने से बहुत वो करती थी कि उसे लगता था कि उसे उसके सामने नहीं आना चाहिए। One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका हस्बैंड, यहाँ से इनकी ट्रेजेडी की इब्तिदा हो रही है। इंसान कभी कभी छोटी सी गलती करता है जिसका नतीजा उसे कई सालों तक या फिर उसकी जनरेशन को भी कई सदियों तक भुगतना पड़ता है। तो यहाँ से इनकी जिंदगी की तबाही की शुरुआत होती है। एक दिन उसका हस्बैंड घर आया तो उसके हाथ में एक एनवलप था, एक लिफाफा था। Here, he said, here is something for you. She quickly tore upon the wrapper and drew out a printed card on which were inscribed these words. कार्ड था, एक इनविटेशन कार्ड था, जिस तरह से वेडिंग कार्ड होते हैं। उस दौर में फ्रेंच ने सबसे पहले पार्टी के लिए कार्ड देने का जो एक ट्रेडिशन थी वो स्टार्ट की थी। बड़ी बड़ी फैमिलीज को कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन ये क्योंकि एजुकेशन बोर्ड का कोई क्लर्क था तो इसको भी पार्टी में बुलाया गया था। The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked the honor of Mr. and Madame Loisel Company Monday evening, January 18, at the minister's residence. ये जो मैडम और मिस्टर का वर्ड आज हम यूज कर रहे हैं, ये भी फ्रेंच के वर्ड है। मिस्टर का वर्ड था मॉन्जियर, जिसको आजकल एम और आर लगाकर बहुत स्मॉल कर दिया गया है। और ये जो मैडम है, ये मैडम होता था, ये भी फ्रेंच वर्ड है जो इंग्लिश ने लिया हुआ है। तो ये मैडम और मिस्टर, ये दोनों फ्रेंच वर्ड हैं। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि फ्रांस तो बड़ा मॉडर्न और बड़ा एडवांस था। इंग्लैंड तो कुछ था ही नहीं। एडवांस इसलिए था कि ये ओल्ड सिटी है इटली और फ्रांस, इसमें रोमन से पहले जो कल्चर था और ये जो जितना भी सिस्टम था ये ग्रीक का था, और ग्रीक की सारी जितनी भी एडवांसमेंट है वो रोमन ने अडॉप्ट की थी। इस खास तौर पे लिटरेचर के हिसाब से लिटरेचर फॉलो किया जाता है। मैं बात बता रही हूँ लिटरेचर और एलिगेंस। और मैंने बताया कि जब रोमन्स ने जब इंग्लैंड पे अटैक करते थे, कभी इंग्लैंड में जब वो आया करते थे, तो इंग्लैंड एक खाली जंगल की तरह पड़ा हुआ इलाका था। यहाँ पे आते थे, रोमन्स को कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी, मर जाते थे। यानी रोमन्स जब भी इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए इस खित्ते में आते थे, ये तो जंगल पड़ा हुआ था, ये तो इतना एडवांस कभी भी नहीं था। इंग्लैंड तो बड़ी दूर की बात है। Instead of being delighted at her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" बजाय इसकी कि खुश हो। अब देखिए उस ड्रामे में भी आप नहीं देखते, वो मैविश जो है वो पार्टी पे जाती है, वो उसे पार्टी पे बुलाता है और वहीं से सारी इब्तिदा होती है। ये जो प्रॉब्लम खड़ी होती है जहां वो उसे मिलता है, क्या नाम है उसका, तो ये सारा जो इसकी बिगेनिंग है ये सेम उस तरह की है। मैम यहाँ वो भी आएगा 2% की औरत? नहीं, वो नहीं आएगा 2% की। ये खलील रहमान का अपना माइंड है। खलील रहमान ने भी मेरे ख्याल में ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी होगी, जिससे उसने इसको, वो डायरेक्टर वो है ना, उसने कंपोज की। बिल्कुल राइटर है, डायरेक्टर भी है, तो उसने शायद इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसके अंदर। बजाय मैथिल्डा खुश होती, उसने कार्ड उठा के टेबल पे फेंका और कहा कि मैं इसका क्या करूं। बट माय डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। अब ये जो डियर के स्पेलिंग है ये फ्रेंच है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें कार्ड खुश करेगा,
You never go out and this is an occasion and a fine one. तुम कभी बाहर नहीं गई और ये बड़ा अच्छा ओकेजन है. I had a great deal of trouble to get it. बड़ी मुश्किल से मैंने ये कार्ड हासिल किया है. Everybody wishes one and it is very select. कुछ selected circle को बुलाया उन्होंने. हर कोई कार्ड चाहता है. Not many are given to employees. और उन्होंने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को बुलाया भी नहीं है. You will see the whole official world there. सब ऑफिस के लोग होंगे वहां पे. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that? क्या पहनूंगी मैं ऐसे ओकेजन पे?" He had not thought of that, he stammered. थोड़ा बेचारा हकला के बोला कि ये तो सोचा ही नहीं था. Why? The dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me. वही पहन लेना जब हम थिएटर मूवी देखने गए थे तब तुमने पहना था. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. वो stupefied हैरान रह गया ये देखकर कि वो उसने रोना शुरू कर दिया. 2 great tears fell slowly from the corner of her eyes toward the corners of her mouth. He stammered. फौरन लड़खड़ा गया. What is the matter? What is the matter? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. बड़े ही खुद पे कंट्रोल करते हुए आंसू पोंछते हुए बोली, "Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." उसको कार्ड दे दो जो इसको ज्यादा डिजर्व करती है. He was grieved but answered, "Let's see, Mathilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." चलो देख लेते हैं कोई ऐसा ड्रेस जो सिंपल भी हो और तुम इसके अलावा भी बाकी ओकेजन्स पे पहन लो. She reflected for some seconds, making estimates and thinking of a sum. कुछ रकम के बारे में सोचना शुरू किया that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. सोचने लगी कि कोई ऐसी रकम की बात करती हूँ जिससे ये भी परेशान ना हो और कोई ना कोई ड्रेस भी मिल जाए. तो वो बेचारा वो कहते हैं ना कि औरत के आंसू जो होते हैं वो हथियार होते हैं और जो मनपसंद औरत होती है उसके आंसू एटमी हथियार होते हैं. So same was the case with Mathilda. She tried to manipulate the feelings of her husband